आज का हमारा टॉपिक होगा ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर। एक से ज्यादा कैपेसिटर को हम अलग अलग तरीके से अरेंज करना सीखेंगे। क्या जरूरत है एक से ज्यादा कैपेसिटर को की अरेंजमेंट की? तो देखिए, सबसे पहला जो केस है कि यदि मान लीजिए कि हमारे पास 3 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर हैं और हमें चाहिए एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड हो, लेकिन हमारे पास वैसा कैपेसिटर नहीं है जिसकी कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरेड हो। तो हम इन्हीं तीनों कैपेसिटर को इस तरीके से अरेंज करेंगे कि उस पूरे की वैल्यू यानी इक्विवेलेंट एक कैपेसिटर एक अरेंजमेंट माना जाएगा जिसकी वैल्यू 5 माइक्रोफैरेड होगी। तो कैपेसिटर में अगर हमारे पास 5 माइक्रोफैरेड नहीं थी तो हमें उसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा और इसके लिए जरूरी है ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर यानी कैपेसिटर के अरेंजमेंट। तो इसके लिए हमारे सिलेबस में 3 तरह के अरेंजमेंट है। नंबर 1 कैपेसिटर इन सीरीज, नंबर 2 कैपेसिटर इन पैरेलल और एक हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड ग्रुपिंग। तो आप लोग जरा बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और उसको समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन आपको जैसे हम हर वीडियो में बताते हैं कि आपको हर फॉर्मूला का, जितना हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, उन सभी फॉर्मूला का नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे एक फॉर्मूला हमारे पास आया था Q = CV, इसका बहुत ज्यादा यूज हमारे पास होना है। एक तो ये कारण हो गया कि हमें जिस कैपेसिटेंस का कैपेसिटर की जरूरत है अगर हमारे पास नहीं है, उसके अलावा दूसरे कैपेसिटेंस है, तो हमें एक स्पेशल अरेंजमेंट की जरूरत पड़ेगी। दूसरी वैल्यू देखिए क्यों जरूरत है हमें। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये कैपेसिटर है, ये 2 प्लेट है, यहाँ पर प्लस ये मान लीजिए माइनस, और हमने इसे एक पोटेंशियल डिफरेंस से एक बैटरी से जोड़ा। ये उसकी साइन है, हम आगे देखेंगे, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V, ये प्लस और ये माइनस। तो यहां से ये प्लस इसको चार्ज सप्लाई करना स्टार्ट किया। ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, यहाँ पर कोई कंडक्टर नहीं है। ये चार्ज यहां से जाना स्टार्ट किया। कब तक ये चार्ज यहां से इस प्लेट में जाएगा? आंसर है जब तक इन दोनों की पोटेंशियल मैच ना कर जाए। क्योंकि चार्ज को फ्लो करने की कंडीशन क्या है? चार्ज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे ही उन लोगों की पोटेंशियल मैच करेगी, चार्ज का फ्लो करना बंद हो जाएगा और यहाँ से नेगेटिव। तो ये इसकी कंडीशन है। हमने इसके साइज को देखा, हमने जैसे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ε0A/d। तो हमने उसके एरिया को देखा, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस को देखा, उसके वैल्यू को ε0 से मल्टीप्लाई किया, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें मिल गई C। इस सेल जो उसको लगाया गया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। अगर हमने इन दोनों को प्रोडक्ट किया हमें क्या मिल जाएगा? टोटल इसमें कितना चार्ज स्टोर हुआ है, हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास 3 कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर, ये मान लीजिए एक दूसरा कैपेसिटर, ये मान लीजिए हमारे पास एक तीसरा कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसकी कैपेसिटेंस C3। हमने यहाँ पर एक सेल लगाया, इस सेल की जो पोटेंशियल डिफरेंस वो है V। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब यहाँ से चार्ज जाता है तो टोटल कितना चार्ज इसमें स्टोर हुआ है, ये हमें जानकारी चाहिए। या इन सब के बीच के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे इसका पोटेंशियल डिफरेंस V है और यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर है, चार्ज यहाँ पर तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक कि पोटेंशियल मैच ना कर जाए। इसका मतलब इनके बीच का एक पोटेंशियल क्या होगा? V। लेकिन अगर हम इस केस में पूछे कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, हम उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। तो ना तो हम पोटेंशियल के बारे में बता सकते कि इनके अक्रॉस पोटेंशियल क्या, ना ही चार्ज कितना स्टोर हुआ है। क्योंकि इसके लिए जब हम फॉर्मूला देखते हैं तो फॉर्मूला होता है Q = C × V। इसमें कितने C है? एक C यानी एक कैपेसिटेंस, और यहाँ पर हमारे पास कितने कैपेसिटर दिए गए हैं? 3। अगर हम ये पता कर लें कि इन तीनों के बराबर का एक कैपेसिटर जिसमें उतना ही चार्ज स्टोर होगा जितना चार्ज ये तीनों मिलकर के स्टोर करता है, जिसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना पोटेंशियल डिफरेंस इनके सम के बराबर है, तो उस कैपेसिटर को हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। यानी कि इन 3 कैपेसिटर की जगह मात्र एक कैपेसिटर
जिसकी जो कितना चार्ज स्टोर करेगा जितना ये तीनों मिलकर के स्टोर किया है, जिसके बीच का पोटेंशियल क्या होगा जितना इस तीनों के पोटेंशियल का सम है, तो इसको बोलेंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर को जब हम फाइंड कर लेंगे, उसकी कैपेसिटेंस को फाइंड कर लेंगे, तब हम ये फॉर्मूला लगा करके इसमें जो सेल लगा होगा उसका पोटेंशियल यूज कर सकते हैं और उसके कैपेसिटेंस को भी से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं और एक कंडीशन से हम इसके बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम सीखेंगे आगे चल करके। तो इसके लिए जरूरी क्या है कि हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए हमारे पास कैपेसिटर कितना होना चाहिए, एक, और एक से ज्यादा अगर हमारे पास कैपेसिटर होगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट करके निकालेंगे, इन तीनों के बराबर का एक कैपेसिटर, और उस कैपेसिटर को हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो हम लोग इसी के लिए आज हम लोग इसका टॉपिक पढ़ेंगे, ग्रुपिंग के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ग्रुपिंग के बारे में तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले ग्रुपिंग इन सीरीज। ग्रुपिंग इन सीरीज, देखिए कैसे इसके फॉर्मूला को बनाया जाता है। ग्रुपिंग इन सीरीज, ये फॉर्मूला याद रखेंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू E। तो पहले हम किस अरेंजमेंट को ग्रुपिंग बोलेंगे इसको जरा ध्यान से समझिए। यहां पर हमारे पास सपोज 3 कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, ये ऐसा, ये दूसरा कैपेसिटर और ये तीसरा कैपेसिटर। ये हमारे पास मान लीजिए 3 कैपेसिटर है, इसकी कैपेसिटेंस है C1, इसकी कैपेसिटेंस है C2 और इसकी कैपेसिटेंस है C3, और इनके अक्रॉस हमने एक सेल लगाया जिसकी पोटेंशियल है V। ये हमारे पास एक अरेंजमेंट है। अगर हम एक पॉइंट यहां मान लेते हैं A और ये दूसरा पॉइंट यहां मान लेते हैं B, तो आप जरा गौर से देखिए कि किस अरेंजमेंट को हम सीरीज बोलेंगे। पहला कंडीशन क्या होता है, जिसमें फर्स्ट कैपेसिटर का सेकंड प्लेट सेकंड कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से ज्वाइंट रहता है। फिर आप यहां भी देख सकते हैं एक कैपेसिटर का प्लेट सेकंड प्लेट दूसरे कैपेसिटर के फर्स्ट प्लेट से ज्वाइंट रहता है। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं हम सीरीज, ग्रुपिंग इन सीरीज। या दूसरे शब्दों में अगर समझना चाहें, अगर हम A से B तक जाना चाहते हैं तो A से B तक जाने के क्रम में हमें इन तीनों के तीनों कैपेसिटर से होकर गुजरना पड़ेगा। तो हम उस केस में जितने कैपेसिटर से होकर गुजरना पड़ेगा वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, सीरीज अरेंजमेंट, कि वो सभी एक सीरीज में लगे हुए हैं। अगर हम A से B तक जाना चाहते हैं तो हमें पहला कैपेसिटर, दूसरा कैपेसिटर, तीसरे कैपेसिटर, इन तीनों से होकर के हमें जाना पड़ेगा। तो इस अरेंजमेंट को बोलते हैं हम सीरीज। अदरवाइज आप इस अरेंजमेंट को देखें, ये हमारे पास पहला कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ये 3 कैपेसिटर, ये इस तरह से ज्वाइंट है, मान लीजिए ये ज्वाइंट है, और इसकी कैपेसिटेंस C1, C2, C3, और यहां पर हमने लगाया है एक पोटेंशियल V। अगर हमें यहां से A से B तक जाना है तो हम क्या मजबूर हैं कि हम तीनों कैपेसिटर से होकर गुजरे। तो देखिए एक रास्ता क्या है, हम A से B तक गए, ये पहला कैपेसिटर से गुजरे और B तक पहुंच गए। जब हम पहले कैपेसिटर से जाते हैं तो दूसरे तीसरे से जाने की जरूरत नहीं होती। अगर हम यहाँ A से B तक जाना चाहते हैं, एक रास्ता ये भी होता है कि हम C2 से गुजर के भी चले जाएं, या फिर हम यहाँ से यहाँ जाएं और नीचे जाकर के हम C3 से होकर चले जाएं। तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि A से B तक जाने में हमें सभी कैपेसिटर से होकर या किसी 2 कैपेसिटर से होकर गुजरना है। तो इस अरेंजमेंट को हम सीरीज अरेंजमेंट नहीं बोलेंगे, बल्कि इनका नाम होगा ग्रुपिंग इन पैरेलल। इनका नाम होगा पैरेलल, ये आपको आगे बताया जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास ये एलिमेंट है, ये फर्स्ट कैपेसिटर, ये सेकंड कैपेसिटर, ये थर्ड कैपेसिटर, यहां पर इसके अरेंजमेंट को जरा देखिए, ये इस तरह से ज्वाइन है, इस तरह से, और यहां पर मान लीजिए एक सेल लगा हुआ है। इसमें अगर आप इस A और B को गौर से देखेंगे तो यहां से A से B तक आने में क्या जरूरी है, क्या हमें सारे कैपेसिटर से होकर गुजरना पड़ेगा या कोई एक रास्ता है। तो यहां पर हम देखेंगे, अगर हम पहले कैपेसिटर से होकर जाते हैं तो ये फर्स्ट, फिर ये सेकंड, फिर ये थर्ड, तब जाकर के हम B पर पहुंचते हैं।
तो ये भले ही पैरेलल की तरह दिख रहा है, लेकिन जैसा आपको केस बताया कि इसका सेकंड प्लेट, इसका फर्स्ट प्लेट इसके दूसरे प्लेट से ज्वाइंट है, इसका फर्स्ट प्लेट ज्वाइंट है, और ये जो पूरा अरेंजमेंट है इसको हम बोलेंगे सीरीज, यानी कैपेसिटर ग्रुपिंग इन सीरीज। तो सीरीज और पैरेलल की पहचान आपको सबसे पहले होनी चाहिए। जितने कैपेसिटर से होके हमें गुजरना पड़ेगा उनको हम बोलेंगे सीरीज, और अगर एक कैपेसिटर दूसरे कैपेसिटर तीसरे कैपेसिटर में हमें किसी भी एक से होकर के अगर जाने का अगर मौका मिल जाए तो हम उसको बोलेंगे पैरेलल। तो ये सबसे पहले पहचान होती है किस अरेंजमेंट को हम सीरीज बोलते हैं और किस अरेंजमेंट को हम पैरेलल बोलते हैं। तो हम सबसे पहले जो टॉपिक करेंगे उसका नाम होगा ग्रुपिंग इन सीरीज। हम लोग अभी सीरीज के बारे में देखेंगे। तो देखिए जरा गौर से, इसके लिए क्या चाहते हैं, तो सबसे पहले तो हम एक ऐसे फॉर्मूला को डिराइव करना चाहते हैं जिससे हम क्या निकाल पाए, जिससे हम निकाल पाए इक्विवेलेंट कैपेसिटर। क्यों जरूरत है हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर की, क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हम जब भी कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, एक कैपेसिटर का होना। क्योंकि ये जो बेसिक फॉर्मूला हमारे पास है Q = C × V, इसमें कितने C है, एक। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा कैपेसिटर होंगे तो हमें किसके वैल्यू को फाइंड करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर को। और इक्विवेलेंट कैपेसिटर को कैसे फाइंड करेंगे उसका कैलकुलेशन जरा सीखिए। तो ये हमारे पास केस है कि हमारे पास मान लीजिए एक से ज्यादा कैपेसिटर है। यहाँ पर एग्जांपल तो आपको 3 दिखाए गए हैं। देयर आर 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 कनेक्टेड इन सीरीज। ये सभी कनेक्टेड है सीरीज में, एंड आल्सो कनेक्टेड विद अ सेल व्हिच पोटेंशियल इज V। ये सभी V से जुड़े हैं। अगर यहाँ से चार्ज चला तो ये टोटल चार्ज मान लीजिए यहाँ पर आकर के स्टोर हो गया। ये कंडक्टर नहीं है तो यहाँ चार्ज हमारा जंप नहीं करेगा। तो मान लीजिए यहाँ हमने टोटल चार्ज दिया Q, फर्स्ट प्लेट में टोटल चार्ज क्या चला गया, Q। जैसे यहाँ पर टोटल चार्ज Q गया, उसने यहाँ पर इंडक्शन के मेथड से कितने चार्ज को यहाँ पर इंड्यूस किया, नेगेटिव चार्ज, तो भी हो जाएगा -Q। अगर यहाँ पर टोटल चार्ज -Q है तो जैसे आपको बताया था कि प्लस को रिपेल करता है तो प्लस कहाँ चला जाएगा, C2 के पास में। और यहाँ पर भी कितने चार्ज आ जाएंगे, तो यहाँ पर भी चार्ज आ जाएगा Q, और उसी तरह यहाँ हो जाएगा चार्ज -Q, और फिर उसी तरह से ये -Q है, इसका प्लस रिपेल होगा, यहाँ पर चार्ज आ जाएगा +Q, और यहाँ पे चार्ज आ जाएंगे -Q। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज कितने स्टोर हुए, तो सारे के सारे कैपेसिटर में आप यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है, बोलते नेट चार्ज 0 +Q -Q। लेकिन आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको हमेशा कौन से प्लेट के चार्ज को कैलकुलेट करना है, फर्स्ट प्लेट के चार्ज को, क्योंकि सेकंड प्लेट का केस इसलिए लगाया था ताकि उसके कैपेसिटेंस ज्यादा हो सके। तो इसमें भी टोटल चार्ज Q स्टोर है, इसमें भी टोटल चार्ज Q स्टोर है, और इसमें भी टोटल चार्ज Q स्टोर है। तो हमने देख लिया प्लेट में चार्ज कितने स्टोर हुए हैं, तो तीनों में इक्वल चार्ज स्टोर हुए हैं, Q, Q एंड Q। कैसे, फिर से देख लीजिए, हमने इससे चार्ज भेजा, फर्स्ट प्लेट में टोटल चार्ज स्टोर हो गया Q। जैसे ही फर्स्ट प्लेट में टोटल चार्ज Q स्टोर हुआ, इसने इसमें चार्ज इंड्यूस किया -Q, माइनस को अट्रैक्ट किया, प्लस को रिपेल किया, और ये पूरा का पूरा प्लस चार्ज C2 में चला गया। तो हमने इसमें प्लस चार्ज +Q चार्ज दिया, और यहाँ पर भी कितना चार्ज आ गया, +Q। उसके कारण यहाँ पर -Q चार्ज आया, इसने +Q को रिपेल किया, यहाँ पर +Q चार्ज, यहाँ पर -Q चार्ज। इस तरह से तीनों ही कैपेसिटर में इक्वल चार्ज होगा। अब हम बात करेंगे पोटेंशियल। तो यहाँ पर जैसे इस प्लेट का पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल, इस प्लेट का पोटेंशियल, क्या ये तीनों इक्वल होंगे? तो यहाँ पर जरा इसमें जरा देखिए कि ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है, ये होता है V = Q / C। V = Q / C। इसका मतलब अगर Q सेम भी है तो यहाँ पर ये पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस। और हमने यहाँ बताया कि तीनों का कैपेसिटेंस हमने माना C1, C2, C3। इसका मतलब इसमें V के वैल्यू अलग अलग होंगे। हाँ, लेकिन एक बात यहाँ पर 100% होगी कि इसके यहाँ से चार्ज को भेजने में जितने एनर्जी यहाँ पर खर्च हुए होंगे, जितना इनका पोटेंशियल होगा, उन तीनों का सम इस V के बराबर ही होगा। क्योंकि जितना एनर्जी यहाँ पर होगा उतने ही एनर्जी को यहाँ खर्च किया गया होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि इन दोनों बीच का पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है, इसका पोटेंशियल V3 है, तो निश्चित तौर पर ये इन तीनों का सम किसके बराबर होगा, V के बराबर होगा।
तो अगर हम यहाँ पर निकालना चाहें, यहाँ पर केस क्या बोला, एक हमारे पास इक्वेशन क्या चला रहा है, v इज टू v1 प्लस v2 प्लस v3। तो v1 का वैल्यू क्या होगा, जरा देखिए, v का फॉर्मूला क्या बोला, q बाय c, v इज इक्वल टू q बाय c। तो यहाँ पर अगर इसका पोटेंशियल v1 है तो इसमें चार्ज कितने हैं, q, और इसका कैपेसिटेंस क्या है, c1। उसी तरह से v2 वैल्यू को अगर देखेंगे तो यहाँ चार्ज क्या है, q, कैपेसिटेंस क्या है, c2, एंड v3 के लिए क्या बन जाएगा, q डिवाइडेड बाय c3। ये हमारा v1, v2 और v3 का वैल्यू चला आया। अगर आप ये चाहते हैं कि इस दोनों प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल कितना है, तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा q, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज फाइंड करना पड़ेगा, और टोटल चार्ज फाइंड करने का आपको फॉर्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू C इंटू V। इसका मतलब आपको उसके लिए चाहिए क्या, C, और ये कौन सा C, इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू C। तो अगर आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं तो आप वहां पुट करके आप ये पता कर सकते हैं कि इसमें टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ है, और जब आपको चार्ज मालूम हो जाएगा तो आप दोनों प्लेट के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को भी आप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इसका फॉर्मूला आपके सामने q by c1, q by c2, q by c3, and we know the value of c1, c2 and c3। हमें ये पता है कैपेसिटेंस, अगर नहीं मालूम है तो हम इस फॉर्मूला C की फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a by d के माध्यम से इसके वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, एरिया और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो चलिए हम काम करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3। v1 की वैल्यू क्या है, q by c1, ये q by c2, और ये q डिवाइडेड बाय c3। अब ये पोटेंशियल को जरा गौर से देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। अगर ये पोटेंशियल इनके क्रॉस है तो पहले तो हम देखेंगे टोटल चार्ज इसने कितना दिया है, Q। ये टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, Q, और इसमें जो इसके इस टोटल के इक्विवेलेंट जो कैपेसिटर है उसके हमने मान लिया कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट, C साइन के तौर पर हमने बोल दिया स्मॉल c इक्विवेलेंट। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन है, आप ये देखेंगे कि सब में इन तीनों में Q कॉमन आएगा और इस Q को कॉमन आकर के इस Q को कैंसिल कर देगा। देखिए कैसे, तो यहाँ पर हो जाएगा Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट, और ये हो जाएगा Q कॉमन ले लीजिए, 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3, Q कैंसिल, तो देयरफॉर 1 बाय C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन चला है। अगर आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के वैल्यू को फाइंड करना है तो आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, सॉल्व करने के बाद उसको आप उल्टा कर देंगे, इसको आप इनवर्स निकालेंगे, जो इनवर्स की वैल्यू होगी वही हमारे C इक्विवेलेंट की वैल्यू। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल के तौर पे 3 कैपेसिटर लिए, आप एग्जांपल के तौर पे n कैपेसिटर भी ले सकते हैं। तो अगर हम बोलेंगे कि इफ n कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2, C3 डॉट 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 Cn आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो उस केस में आपको 1 बाय C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3 प्लस 1 बाय Cn। ये एक बेसिक फॉर्मूला हमें याद रखना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कैपेसिटर व्हेन कैपेसिटर इज अरेंज्ड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। तो यहाँ पर आपको इसको, अगर आपको C1, C2, C3 के वैल्यू आपको मालूम होंगे तो आप जो अरेंजमेंट किए हैं सीरीज में उससे आप इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जब आपको ये 1 बाय CE आपको मालूम हो जाएगा तो 1 बाय CE को यहाँ पर या और उसको चेंज करके CE की वैल्यू को निकाल देंगे, तो CE को पुट करके आप टोटल क्या निकाल सकते हैं, Q चार्ज। Q जैसे ही मालूम चल जाएगा तो आप ये निकाल सकते हैं, जैसे आपको ये Q की वैल्यू मालूम चल गई तो आप ये निकाल सकते हैं कि फर्स्ट प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, सेकंड प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, और थर्ड प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है। तो इससे आप पोटेंशियल, टोटल चार्ज निकाल सकते हैं, किसकी मदद से, इक्विवेलेंट कैपेसिटर की मदद से। क्या करना होगा, आपको इनको सॉल्व करना होगा, सॉल्व करने के बाद उसका इनवर्स जो आएगा वही हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर का वैल्यू होगा। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, C इक्विवेलेंट की वैल्यू 1 बाय C1, 1 बाय C2, 1 बाय C3, 1 बाय Cn होल टू द पावर -1। इसको सॉल्व करके बहुत कोई गलती क्या करता है, ये सारे वैल्यूज को पहले पलट देता है, ये बिल्कुल गलत है। आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है, वो जो एग्जैक्ट आंसर आएगा उसको आपको इनवर्स निकालना, वो हमारे C इक्विवेलेंट की वैल्यू है।
और ये फॉर्मूला आपको बहुत ज्यादा यूज आने वाला है। खास तौर पे जो आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें 2 कैपेसिटर लगे होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि 2 कैपेसिटर के केस में हम लोग कुछ फॉर्मूला के तौर पे याद कर लेंगे। जैसे 2 कैपेसिटर के केस में जरा गौर से देखिए, अगर मान लीजिए कि हमारे पास 2 कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, 2 कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगा? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर में अगर आप 1/C निकालेंगे तो 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1/C इक्वल्स टू नीचे C1 C2, ऊपर में हो जाएगा C1 प्लस C2, देयरफॉर C इक्विवेलेंट इसको चेंज कर दीजिए, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस, ये हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू इन केस ऑफ 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2। और इसको आप प्रैक्टिस कर लें ताकि आप कैलकुलेशन फास्ट कर पाए। अगर आपको हम बोलेंगे कि हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? क्या क्या बोला? 2 माइक्रोफैरड एंड 3 माइक्रोफैरड ये है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? तो इसके लिए ज्यादा पेन ना चलाना पड़े, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा और आप उसको मन में कैलकुलेट कर सकेंगे। जैसे पहले आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों को 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा 6, और नीचे दोनों का ऐड करना है 5, तो 6/5 आप उसको पॉइंट में निकाल लेंगे माइक्रोफैरड। एक बात और ध्यान देने वाली बात है, अगर हमारे पास मान लीजिए 2 कैपेसिटर है और दोनों की कैपेसिटेंस मान लीजिए 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड है, इक्वल है दोनों 2 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड, तो इसमें बोला कि इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है। तो जैसे आपको फॉर्मूला बताया गया है कि C इक्विवेलेंट में पहले दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई, तो ये 4, फिर दोनों का ऐड करना है, तो 2 + 2 4, ये दोनों कैंसिल होके हो गया 1, तो C इक्विवेलेंट की 1 माइक्रोफैरड। आप जब इसके वैल्यू को देखेंगे तो हमने देखा कि हमारे पास 2 कैपेसिटर थे जिसकी कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड थी, लेकिन जब हमने इक्विवेलेंट निकाला सीरीज में अरेंज करके तो वैल्यू उसकी कम हो गई। किससे कम हो गई? हर कैपेसिटर की, यानी इंडिविजुअल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस से भी वैल्यू टोटल की कम हो गई। तो आपको ये भी एक थंब रूल याद रखना है कि अगर आपको कैपेसिटेंस को कम करना है तो आपको उसको सीरीज में सजाना होगा। तो ये हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला है C इक्विवेलेंट का 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस पर आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। अच्छा, एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो आपको याद करके रखना है, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ कब यूज होगा? जब हमारे पास 2 कैपेसिटर होंगे। अगर 2 से ज्यादा कैपेसिटर होंगे तो आप ये फॉर्मूला यूज करके उसके वैल्यू को फाइंड करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटर। इसको याद करने का फायदा क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में हमें देखने को मिलेंगे 2 कैपेसिटर और वहां पर हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा। अगर मान लीजिए कि हमारे पास n कैपेसिटर, एक और फॉर्मूला तौर पे हमारे पास आएगा, तो हमारे पास ये सभी फॉर्मूला चले आ रहे हैं। एक फॉर्मूला ये भी हमने देख लिया, यहाँ ऊपर लिख देते हैं फॉर्मूला को, C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, व्हेन 2 कैपेसिटर यहाँ पर है C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2, ये 2 कैपेसिटर। अगर हमारे पास मान लीजिए n कैपेसिटर है लेकिन सभी की कैपेसिटेंस सेम, सभी की कैपेसिटेंस क्या है? सेम C, और कितने कैपेसिटर? n कैपेसिटर है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी? तो जब आप उसको वैल्यू को निकालेंगे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C 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 डॉट 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 n टर्म्स, क्योंकि हमारे पास n कैपेसिटर है। इसको भी फॉर्मूला तौर पे यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें कौन सी केस को बता रहे हैं कि सभी कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू सेम है, और हमारे पास टोटल हमने कितने मान लिए? n कैपेसिटर है, तो इसको ऐड करते करते n टर्म्स। तो जब आप उसको ऐड करेंगे ये हो जाएगा, इसमें आपने C कॉमन लिया, 1 + 1 * n टर्म्स, ये हो जाएगा n/C, हो जाएगा 1/C इक्विवेलेंट, तो देयरफॉर C इक्विवेलेंट की वैल्यू C डिवाइडेड बाय n, ये दैट इज जो आपका कैपेसिटेंस है जो कि मैच कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कैपेसिटर, जितने आपने कैपेसिटर लगाए हुए हैं। इस फॉर्मूला को आप याद रखेंगे तो अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन हमारे पास आते हैं जिसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर कितनी भी संख्या में लगे हुए हैं, आप उसके वैल्यू को, आप उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू को बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं। तो ये भी हमारे पास एक फॉर्मूला है, लेकिन एक पर्टिकुलर केस में कि हमने जितने कैपेसिटर यूज किए हैं उन सभी के कैपेसिटेंस सेम,
और ये फॉर्मूला किस केस में, भले ही कैपेसिटेंस अलग है लेकिन कैपेसिटर की संख्या में कांस्टेंट है 2 कैपेसिटर। अगर इसके अलावा कुछ केस आते हैं जैसे अलग अलग कैपेसिटेंस से ज्यादा कैपेसिटर है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है। और अगर बस वही केस हो। अच्छा, अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग इसके आधार पर बनाते हैं। ये हमारे पास कुछ फॉर्मूला है कि मान लीजिए हमारे पास ये केस आता है कि 2 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर, 2 माइक्रोफैरेड के 3 कैपेसिटर सीरीज में अरेंज किए गए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं और उनके अक्रॉस एक सेल लगा है, मान लीजिए 9 वोल्ट का, उनके अक्रॉस एक सेल लगा है, इसी तरह से अरेंज है। ये 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड और उसके अक्रॉस जो हमारा सेल लगा है वो 9 वोल्ट का सेल लगा हुआ है। तो आपसे यहाँ पर कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे बोलेंगे टोटल चार्ज की वैल्यू क्या होगी, जितना चार्ज उसमें स्टोर हुआ तो चार्ज क्या होगा। और चार्ज के लिए ही केस है कि हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस चाहिए। या फिर बोलेंगे कि तीनों प्लेट के अक्रॉस का पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। तो आपको ये सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहले निकालना है वो निकालना है इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस की वैल्यू। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपके पास 3 कैपेसिटर हैं और तीनों के कैपेसिटेंस मैच कर रहे हैं 2 माइक्रोफैरेड। तो हम ये फॉर्मूला जो भी आपको बताए थे इक्विवेलेंट के फॉर्मूला C डिवाइडेड बाय N, हम यहाँ पर इसका यूज इसलिए कर सकते हैं क्योंकि कैपेसिटेंस सेम है। तो अगर हमारे पास ऐसा केस है तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, C डिवाइडेड बाय N। C क्या है, 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैपेसिटर कितने, 3, तो ये इतना माइक्रोफैरेड, ये हमारा C इक्विवेलेंट हो गया। C इक्विवेलेंट इक्वल टू 2/3 माइक्रोफैरेड, ये हम इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकल गया। अब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रत्येक कैपेसिटर में चार्ज कितना स्टोर है, तो उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए तो सिंस Q इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट V, C इक्विवेलेंट की वैल्यू 2/3 और V की वैल्यू 9, 3 3 जा 9, तो Q की वैल्यू 6 माइक्रो कूलम। अगर हम पूछेंगे कितना चार्ज स्टोर हुआ है कैपेसिटर में, हम क्या बोलेंगे 6 माइक्रो कूलम। हम इसके वैल्यू को ऐसा लिखेंगे और जब आपको Q मिल जाएगा टोटल कितना चार्ज स्टोर हुआ है और आपको कैपेसिटेंस की वैल्यू मालूम है, तब बड़े आराम से हर कैपेसिटर के अक्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, Q डिवाइडेड बाय C। तो Q ये हमें मालूम है, Q कितना है 6 और C वो हमें दिया हुआ है 2, 6/2 करेंगे और हमें 6/2 3 वोल्ट और टोटल 3 है, 3 वोल्ट यानी टोटल का ऐड भी 9 ही आना चाहिए। तो ये है इक्विवेलेंट कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकालने का तरीका। आपको क्या क्या फॉर्मूला बताया, सबसे पहले 1/C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला, जब n कैपेसिटर लगे हुए हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/Cn। केस क्या क्या बताया, अगर हमारे पास 2 कैपेसिटर हैं जिसकी कैपेसिटेंस C1 एंड C2 है, ये आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि उसमें आपका कैलकुलेशन फास्ट हो। तो उसका वैल्यू में क्या बताया C इक्विवेलेंट का, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और एक पर्टिकुलर केस बताया कि अगर हमारे पास इक्वल कैपेसिटेंस के n कैपेसिटर है तो C इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C डिवाइडेड बाय n। तो ये हमें इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं। तो इन सभी फॉर्मूला को आपको नोट्स दिया जाएगा और आप इसको बहुत बेहतर तरीके से खुद से लिखने का कोशिश करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, खुद के लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप खुद से लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको उतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो इसका नोट्स आपको दिया जाएगा और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि ये तो हो गई बात सीरीज की। अब हम लोग आगे बात करेंगे पैरेलल के केस में हम कैसे कैपेसिटर को सजाते हैं और उस केस में इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होती है। हमने सीरीज में देखा, इस केस में कैपेसिटेंस की वैल्यू कम हो जाती है, घट जाती है। किससे कम हो जाती है, हमारे पास जो इंडिविजुअल कैपेसिटर है, जो सबसे छोटा कैपेसिटर है, उससे भी कम हो जाएगी। पैरेलल के केस में क्या होता है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या आता है और फिर उसका हम क्या यूज कर सकते हैं, उसके अरेंजमेंट की व्यवस्था क्या है, वो आपको हम बताएंगे, लेकिन पहले आपको इसको प्रैक्टिस करना है।